हेलो बच्चों पिछले जो टर्म है उसमें हम पढ़ रहे थे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था गाउस नियम द्वारा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अब हमारे सामने एक नई समस्या आ गई कि यदि केवल बिंदु आवेश नहीं हो और आवेश किसी एक रेखा के रूप में फैल रहा है या किसी पृष्ठ पर फैल रहा है या किसी आयतन में रखा हुआ है, तो उस आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकालें। यदि कूलाम नियम द्वारा निकालेंगे तो फिर हमें उस आवेश वितरण को छोटे छोटे बिंदु आवेशों में विभक्त करना पड़ेगा, और चूंकि वो बिंदु आवेश का जो वितरण है उसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए समाकलन विधि का उपयोग करना पड़ेगा, और वो कोई आसान काम नहीं होगा। इस समस्या को दूर करने के लिए साइंटिस्ट गाउस ने एक नियम दिया जिसे गाउस नियम के नाम से जानेंगे। गाउस नियम द्वारा हम आसानी से किसी आवेश वितरण या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें आवेश वितरण पढ़ने पड़ेंगे कि आपका जो सतत आवेश वितरण है या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने प्रकार का होगा। दूसरा, गाउस नियम से टर्म काम आती है विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम गाउस नियम को पढ़ेंगे और इन आवेश वितरणों के कारण गाउस नियम से हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो हम अगला जो चैप्टर है वो इसी पर आधारित है, वो है क्या, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हमारा टर्म आएगा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स जिसको हम फाई से डिनोट करेंगे। तो विद्युत फ्लक्स क्या है कि यदि विद्युत क्षेत्र के अविलंबित कोई पृष्ठ रखा हो तो उससे कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, वो उससे गुजरने वाला क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि सपोज करो ये आपका एक सरफेस है और ये पेन इससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री के कोण पर इससे अंदर होकर जा रहा है, तो इससे गुजरने वाला ये जो क्षेत्र रेखा है, ये पेन को ये मान लीजिए क्षेत्र रेखा है, तो इससे 90 डिग्री के कोण बनाते हुए यदि ऐसी क्षेत्र रेखाएं गुजरे तो वो इस पृष्ठ से जुड़ा हुआ विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इससे 90 डिग्री का कोण बनाए, इस सरफेस से कितना कोण बनाना चाहिए, 90 डिग्री का। तो विद्युत क्षेत्र का है इस दिशा में है और पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, ऐसे 90 डिग्री कोण में। ठीक, तो इससे गुजरने वाले जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी वो इस पृष्ठ से अटैच विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो क्या होगी परिभाषा, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को इस पृष्ठ से संबद्ध मानिए अटैच संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आपकी क्या होगी, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। अब पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र वो कैसी राशि थी, सदिश। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र, इसमें पढ़ रहे हैं विद्युत फ्लक्स, तो दोनों में रिलेशन। तो विद्युत फ्लक्स फाई एवं विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता ई वेक्टर में संबंध, अर्थात रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाई एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई वेक्टर, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो ये हम रिलेशन पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं फाई एवं ई वेक्टर में रिलेशन। इसमें एक आपका वर्ड आएगा रिलेशन से पूर्व, उसको बताना जरूरी है, वो है सदिश क्षेत्रफल या एरिया वेक्टर ए वेक्टर। तो देखिए आपका क्षेत्रफल है, ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। अब आपके कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं कि सपोज करो हमारे पास ये एक आयत मान, ये आपके रेक्टेंगल है, बोलो ये आपका ओ ए और बी सी जो कोई मान, ये माना इसकी लेंथ है तो इसको आपका लेंथ वेक्टर मान लें। ये आपका ब्रेड्थ है तो ये आपका क्या हो गया, ब्रेड्थ वेक्टर या लंबाई सदिश और चौड़ाई का सदिश। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो एरिया वेक्टर होता है वो होगा लेंथ वेक्टर और क्रॉस ब्रेड्थ वेक्टर, या ए वेक्टर इक्वल टू लंबाई का परिमाण चौड़ाई का परिमाण, दोनों के बीच का कोण कितना है, तो साइन 90 डिग्री। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप और एन कैप, ठीक। तो ये हो गया एल बी साइन 90 का मान 1। तो ये तो ठीक है साहब, लंबाई गुणा चौड़ाई। एन कैप, एन मान होता है नॉर्मल अभिलंबवत, तो एन कैप है वो उस क्षेत्रफल की दिशा बताता है, जिसको किससे, तायात के नियम से, कि यदि पहले व्यक्ति दिशा में अंगुलियों को रखें और दूसरे दिशा में घुमाएं तो अंगूठा किसको बताएगा, क्षेत्रफल की दिशा को। तो आपका ये वेक्टर है, इसकी दिशा क्या होगी, ऐसे होगी, इस दिशा में बोर्ड के लंबवत होगी। अर्थात सदिश क्षेत्रफल वह क्षेत्रफल है जिसका परिमाण तो दिए गए परिमाण के बराबर, ये मान के बराबर जो क्षेत्रफल निकालते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन उसकी डायरेक्शन सदैव क्या होगी, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। जैसे हमारे मेरे पास यदि ये क्षेत्रफल है और ये ले लो लंबाई और ये लो चौड़ाई, ये क्या ले लंबाई और ये क्या चौड़ाई, तो इसकी दिशा परपेंडिकुलर होगी इस पेन की दिशा आपकी तरफ। ये इधर है तो दिशा इधर हो जाएगी, इधर है तो दिशा परपेंडिकुलर अपवर्ड होगी, ऐसे है तो डाउनवर्ड होगी। तो याद रखना सदिश क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत होगी, तल में नहीं, तल के लंबवत। ये अच्छी तरह याद रखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पक्की ये चीज याद रख लो कि क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत होगी, इस तल में नहीं, तल के लंबवत होगी। तो ये सदिश क्षेत्रफल होगा, ठीक। तभी आपको ये आपका रिलेशन समझ में आएगा। अब देखिए बच्चों कि माना कि हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समरूप विद्युत क्षेत्र। कैसे बनाना है इसको, याद करो, परस्पर समांतर और समदूरस्थ रेखाओं के द्वारा। तो ये आपका क्या है, एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, इसका मान कितना है, ई वेक्टर। ये एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। अब इस समरूप विद्युत क्षेत्र में माना कोई छोटा सा अल्पांश या छोटा सा क्षेत्रफल रखा हुआ है, ये इस तरह रखा हुआ है। आप देखिए ये ऐसे नहीं, विद्युत क्षेत्र ऐसे और ये रखा है ऐसे, तो बताओ दिशा कहाँ होगी, लंबवत यूं जाएगी टेढ़ी। विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में और क्षेत्रफल ऐसे टेढ़ा, तो कहाँ जाएगी, थोड़ा टेढ़ा जाएगा। तो इसकी जो अभिलंबित डायरेक्शन होगी ये इस दिशा में ये जाएगी। चूंकि ये छोटा है, छोटे के साथ क्या लगाते हैं डी, तो ये डी ए वेक्टर। ये आप
आपका अल्पांश क्षेत्रफल है, और दोनों के बीच जो ये एंगल है, ये एंगल कितना हो गया, थीटा। अब हम जानते हैं कि किसी भी सदिश के दो घटक होते हैं, एक कॉस और एक साइन, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्व घटक। तो इसका इधर जो घटक लेंगे वो घटक कितना आएगा, डी ए कॉस थीटा, और ये जो घटक आएगा इधर को, ये घटक क्या आएगा, डी ए साइन थीटा। अब देखिए जो डी ए कॉस थीटा क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का लंबवत आएगा। देखो ये यूं है, यूं होगा तो इसका मतलब अभिलंबवत। तो इस क्षेत्रफल का जो टोटल मान है वो दो घटकों के रिजल्टेंट के बराबर है। एक कौन सा, डी ए कॉस थीटा, एक कौन सा, डी ए साइन थीटा। डी ए कॉस थीटा तो ऐसे होगा और डी ए साइन थीटा ऐसे होगा, समझोगे। तो डी ए साइन थीटा तो ऐसे होगा, तभी तो ये इधर जाएगा यूं, और डी ए कॉस थीटा ऐसे होगा। तो बताओ अविलंबित घटक कौन सा है, ऐसा कौन सा क्षेत्रफल है जिसका मान विद्युत क्षेत्र का अविलंबित है, डी ए कॉस थीटा, और वो कौन सा है, तो विद्युत क्षेत्र समांतर है, डी ए साइन थीटा। अब बताओ जब यदि विद्युत क्षेत्र आपका ऐसे जा रहा है तो इससे तो कैसे निकलेगा, इससे तो निकल नहीं सकता। तो डी ए साइन थीटा से तो कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, और जो भी फ्लक्स जाएगा वो किससे जाएगा, डी ए कॉस थीटा से। तो हम जैसे लिख सकते हैं कि माना एक अल्पांश छोटा इनफाइनाइट स्मॉल अल्पांश सदिश क्षेत्रफल डी ए वेक्टर समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। इस क्षेत्रफल के घटक डी ए कॉस थीटा का तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत एवं डी ए साइन थीटा का तल विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा। तो इसका तल, चूंकि ये क्षेत्रफल है तो इसका तल क्या आएगा, लंबवत, और ये विद्युत क्षेत्र ऐसे हो गया तो तल क्या हो गया, समांतर। अतः इस अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इकाई क्षेत्रफल से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इकाई क्षेत्रफल से जो फ्लक्स जाता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बोलो इकाई से कितना गुजर रहा है, ई, तो डी ए कॉस थीटा से कितना गुजरेगा, डी ए कॉस थीटा प्लस डी फाई, क्योंकि अल्पांश क्षेत्रफल छोटा क्षेत्रफल है इसलिए फाई पहले क्या लगा दिया, डी फाई इक्वल टू ई और गुणा में डी ए कॉस थीटा, अर्थात इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स गुणा में अविलंबित क्षेत्रफल, दोनों का गुण। यह है इकाई क्षेत्रफल से अविलंबित गुजरने वाला फ्लक्स और ये विद्युत क्षेत्र का अविलंबित क्षेत्रफल। तो बोलो डी फाई इक्वल टू क्या आ गया, ई डी ए कॉस थीटा, या स्पेशल लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए, ये हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो क्या रिलेशन हुआ, डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब देखिए स्पेशल केस या विशेष स्थितियां, स्पेशल केस। नंबर फर्स्ट कि यदि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर एक ही दिशा में हो, ई वेक्टर व डी ए वेक्टर एक ही
दिशा में हो, अर्थात तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। अब यहां पर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जहां कहीं भी लंबवत शब्द आता है हमारे दिमाग में 90 डिग्री कोण घुस जाता है, लेकिन यहां पर क्या है, ई वेक्टर और डी वेक्टर क्या है, समांतर। ध्यान दो बच्चों, थीटा किसके बीच कोण है, ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच। ध्यान दो, माना ये अल्पांश क्षेत्रफल है। आप बताओ, विद्युत क्षेत्र है मेरा पेन की दिशा में, तो ये हो गया आपका ई वेक्टर। क्या ये ई वेक्टर, समझ गया। और सदिश क्षेत्रफल भी कहाँ होगा, स्थल के लंबवत, तो डी वेक्टर भी इधर आएगा, तो ई वेक्टर इधर, डी वेक्टर इधर, तो दोनों के बीच कोण कितना हुआ, 0। लेकिन ये तल है, तल ये है, तो तल से आपका ई वेक्टर कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री। तो हमें कोण किसके बीच लेना है, तल के बीच नहीं, ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच। जब माना ये पेन आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा जब पृष्ठ के लंबवत होगी, तो उस कंडीशन में आपका विद्युत क्षेत्र पेन की दिशा में ही होगा। विद्युत क्षेत्र तो पेन की दिशा में, सदिश क्षेत्रफल भी पेन की दिशा में ही होगा। तो थीटा कितना हो जाएगा, इस कंडीशन में थीटा आपका 0 डिग्री होगा। याद रखना है, कोण तल से नहीं लेना है, कोण है आपका विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के बीच में। और आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सदिश क्षेत्रफल तल के लंबवत होगा। तो बताओ थीटा कितना होगा, 0। थीटा किसके बीच लेना है, ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में। तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, जो मैक्सिमम है। तो इस कंडीशन में डी फाई इज इक्वल टू डी फाई मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा, हो जाएगा ई और डी ए और cos थीटा की जगह ए। तो कितना आया, डी फाई जो मैक्सिमम है उसकी वैल्यू कितनी आई, ई डी ए, ये इसके बराबर। सेकेंड कंडीशन, ई वेक्टर व डी ए वेक्टर परस्पर विपरीत दिशा में हो, अब यहां पर देखिए, अब प्रश्न ये उठता है कि सर हम सदिश क्षेत्रफल, आपके मन में प्रश्न भी आ गया होगा कि सर सदिश क्षेत्रफल है या वेक्टर एरिया है, उसकी डायरेक्शन इधर ले या इधर ले। आप सोचो कि सब इधर ले या इधर ले, कहीं तो लेना पड़ेगा। अब देखिए, आपको निश्चित करना पड़ेगा, आप कहीं भी ले सकते हैं, या तो इधर लो और ये चाहे इधर लो, लेकिन आपको निश्चित करना पड़ेगा। यदि आपने इधर ले लिया है डी वेक्टर, ठीक, तो उस कंडीशन में, और ई वेक्टर माना विद्युत क्षेत्र आपका दिशा में, डी वेक्टर आपने इधर लिया है, तो उस कंडीशन में ई वेक्टर डी वेक्टर के बीच कोण कितना हो गया आपका, बोलो 0 डिग्री। और यदि आपका इस कंडीशन में, तो आपका 0 हो गया। लेकिन अब आपका जो डी वेक्टर इधर लिया है और विद्युत क्षेत्र इधर होता, तो कोण कितना होता, 180 डिग्री। इसलिए यदि आप, सबसे पहले आपको सदिश क्षेत्रफल को फिक्स करना पड़ेगा प्रश्न में। जहां कहीं भी क्वेश्चन होगा, आपको सबसे पहले ये निश्चित करना पड़ेगा कि सदिश क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी। याद रखिए, यदि पृष्ठ बंद है तो हमेशा वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। जैसे उदाहरण के लिए आपका एक गोला है, तो इसमें तो फिक्स है, ये विद्युत क्षेत्र दिशा में, त्रिज्या दिशा में लंबवत होता है, तो ये बाहर की ओर लंबवत, अंदर नहीं। हमेशा आपको जो आपका डी वेक्टर है ये बाहर की ओर लेना पड़ेगा सदिश क्षेत्रफल। बंद पृष्ठ पर हमेशा बाहर की ओर लोगे, लेकिन यदि पृष्ठ खुला है तो यह आपके सामने दो स्थितियां हैं, आपके सामने दो कंडीशंस हैं। आप इधर भी ले सकते हो और इधर भी, लेकिन आपको निश्चित करना पड़ेगा। यदि आपने डी वेक्टर इधर ले लिया, फिक्स करो आपने इधर ले लिया। अब विद्युत क्षेत्र की बात करो, विद्युत क्षेत्र इधर होता तो थीटा 0, और विद्युत क्षेत्र इधर होता तो थीटा कितना होता, 180। इसलिए आपको प्रश्न में पहले निश्चित करना पड़ेगा, कहीं भी ले सकते हो। तो यदि आपका ई वेक्टर में डी वेक्टर परस्पर विपरीत दिशा में हो, तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, वो हो जाएगी -1। और उस कंडीशन में आपका प्लस ऋणात्मक अधिकतर होगा, डी फाई का मान हो जाएगा -e और dA।
अर्थात ये नेगेटिव फ्लक्स कहलाएगा। यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्र रेखाएं, आपका विद्युत क्षेत्र है और डीए वेक्टर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल एक ही दिशा में हो तो फ्लक्स धनात्मक कहलाता है, और विपरीत दिशा में हो तो फ्लक्स ऋणात्मक कहलाता है। जैसे आपका क्षेत्रफल इधर है, डीए वेक्टर आपने इधर लिया है, तो विद्युत क्षेत्र इधर से आ रहा है तो फ्लक्स पॉजिटिव है, और विद्युत क्षेत्र इधर से आ रहा है तो फ्लक्स नेगेटिव है। तो ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव फ्लक्स होगा। लेकिन बंद पृष्ठ से अंदर जो अंदर से क्षेत्र रेखाएं बाहर आएंगी वो आपकी पॉजिटिव कहलाएंगी, और बाहर से अंदर जाएंगी वो आपकी नेगेटिव कहलाएंगी। तो पृष्ठ के अंदर जो फ्लक्स घुसेगा वो नेगेटिव और बाहर निकलेगा वो पॉजिटिव। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सब फ्लक्स क्या है। फ्लक्स को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपका कोई लाइट का सोर्स है, ये जो आपका कोई लाइट का सोर्स है, इससे जो क्षेत्र रेखाएं, ये जो प्रकाश की किरणें जा रही हैं, ठीक, ये प्रकाश की जो रेखाएं, इसी तरह से आपके आवेश में से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं वो आपका फ्लक्स है। तो यदि ये आपका सोर्स है, तो यदि बल्ब किसी पात्र के अंदर बंद है तो आपका जो अंदर से प्रकाश निकल रहा है वो पॉजिटिव होगा, और यदि मान लें अंदर घुसा रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा। उस कंडीशन में अंदर आपका सिंक होगा। अब ये सोर्स है, तो यदि ठीक, तो इसलिए ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव फ्लक्स। कंडीशन आपकी थर्ड कि ई वेक्टर व डीए वेक्टर परस्पर लंबवत हो। परस्पर क्या हो? लंबवत हो, अर्थात तल विद्युत क्षेत्र के समांतर हो। अब देखो वर्ड आता है ई वेक्टर डी वेक्टर लंबवत होंगे तो तल क्या होगा? समांतर। आप देखो कि यदि आपका विद्युत क्षेत्र आपकी ओर है, विद्युत क्षेत्र का है आपकी ओर, और डी वेक्टर होगा इधर। डीए वेक्टर तो हमेशा पृष्ठीय क्षेत्रफल के लंबवत होगा। तो मेरा पेन किसको बता रहा है? डीए वेक्टर को। और विद्युत क्षेत्र कहाँ हो रहा है? ये आपकी ओर आ रहा है इस तरह। तो बताओ ई वेक्टर आपका, देखो ये मैं बना देता हूं, ये आपका ई वेक्टर है। तो ई वेक्टर का है आपकी ओर, डी वेक्टर का है इधर। तो दोनों के बीच कोण कितना हुआ? अब बोलो 90 डिग्री। किसके बीच? ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच। लेकिन विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है वो इस तल के समांतर है। तो ई वेक्टर किसके हो गया? तल के समांतर। जब समांतर बढ़ाएगा तो कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और जब लंबवत बढ़ाएगा तो कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। प्रश्न में हमेशा एंगल किसके बीच लेना है? ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच। तो इस कंडीशन में आपका एंगल कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इस कंडीशन में डी फाई बराबर डी फाई मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 0। तो बताओ क्या होगा यहाँ पर? आपका विद्युत फ्लक्स का मान मिनिमम होगा 0। ठीक, तो ये आपकी 3 कंडीशंस हैं। तो देखो बच्चों, डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए। ये जो डी है ये आपका एक छोटा सा पृष्ठ है, अल्पांश पृष्ठ या अल्पांश क्षेत्रफल, इनफाइनाइट स्मॉल सरफेस एरिया। अब यदि हम कंप्लीट एरिया की बात करें, माना कोई गोला है उसका छोटा सा हिस्सा लिया था, अब पूरे सरफेस की बात करें तो बताओ वो क्या होगा? अतः किसी संपूर्ण पृष्ठ से, किसी टोटल एरिया से, संपूर्ण पृष्ठ से पारित, माने गुजरने वाला, पारित इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, वो क्या हो गया? फाई इज इक्वल टू, इसका क्या कर दें? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए। तो ये क्या हो गया? किसी संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का जो सरफेस एरिया है, पृष्ठीय समाकलन, वो किसके बराबर होगा? उस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बराबर। ठीक, किसी विद्युत क्षेत्र का क्या हो गया? पृष्ठीय समाकलन। देखो डीएल वेक्टर हो तो रेखीय समाकलन, डीए वेक्टर हो तो पृष्ठीय समाकलन, डीवी हो तो आयतन समाकलन। एल मीन्स लेंथ, ए मीन्स एरिया, वी मीन्स वॉल्यूम। तो यहाँ डीएल होता है तो लाइन इंटीग्रल कहलाता है।
फिर इसमें वर्ड आएंगे डीए या डीएस हो एसमिन सरफेस या डीए हो या एस हो तो उस स्थिति में आपका सरफेस एरिया और वी हो तो आपका वॉल्यूम, तो ये आपका कहलाएगा बोलो एरिया या पृष्ठीय समाकलन या सरफेस इंटीग्रल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो किसके बराबर होता है? विद्युत फ्लक्स के बराबर। अब कंडीशन क्या है कि यदि हमारा पृष्ठ यदि विद्युत क्षेत्र समरूप हो, समझो सब जगह समान हो एवं पृष्ठ समतल हो तब ई नियत और थीटा नियत ये कांस्टेंट हो जाएंगे। तो फाइव इक्वल क्या होगा? देखो ई डी ए कॉस थीटा। क्यों? देखो समझाऊं कि सपोज करो विद्युत क्षेत्र सब जगह समान है तो ई वेक्टर माना इस दिशा में आपकी तरफ है तो बोलो ई वेक्टर का है आपकी तरफ। अब ये पृष्ठ भी कैसा है? समतल। या मान लो ये पृष्ठ ऐसे है, ई वेक्टर इधर है तो चाहे इस बिंदु पे लो चाहे इस बिंदु पे लो चाहे कहीं भी लो थीटा वही आएगा। लेकिन यदि आपका पृष्ठ घूमता हुआ है, आपका पृष्ठ कैसा हो? घूमता हो। सपोज करो आपका पृष्ठ इस तरह से टर्न करता हुआ पृष्ठ हुआ ऐसे यूं घूम रहा है तो देखो यहाँ डीए वेक्टर इधर होगा, यहाँ डीए वेक्टर इधर होगा, यहाँ डीए वेक्टर इधर होगा, तो ये अंतर है। तो यदि पृष्ठ वक्र होता है तो उस कंडीशन में डीए वेक्टर की डायरेक्शन बदलेंगी तो फिर थीटा नियत नहीं रहेगा। लेकिन यदि पृष्ठ क्या हो? समतल हो, प्रश्न में पृष्ठ समतल दे रखा हो और विद्युत क्षेत्र क्या हो? समरूप, तो ई और थीटा कांस्टेंट होगा और ये समाकलन से कहाँ आ जाएंगे? ई बार और cos थीटा बार, और ये क्या हो गया? डी ए, ये हो जाएगा ई, ये हो गया cos थीटा और ये हो गया ए, वापस क्या हो गया? ई ए cos थीटा। इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना प्रश्न में इस फॉर्मूले को हम तभी काम लेंगे जब क्वेश्चन में दो चीजें जरूर देख लेना। एक तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए और दूसरा आपका सरफेस कैसा होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। नहीं तो फिर आप इंटीग्रल के द्वारा ही सोल्व करोगे, यहाँ समाकलन हट जाता है, उसकी जरूरत नहीं है। और हमारे बोर्ड में जो क्वेश्चंस हैं उसमें ज्यादातर क्या मैक्सिमम है या कंप्लीट ही है, उसमें आपका विद्युत क्षेत्र समरूप और पृष्ठ समतल वाले प्रश्न होते हैं। इसलिए हम कुल फ्लक्स के लिए फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट है एसआई यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र। देखो हमने पढ़ा है फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या डी फाई इक्वल टू डी लगा लो, कोई बात मात्रक और विमीय सूत्र पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ, इसलिए विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? दो निकाल सकते हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मात्रक यदि हम क्या ले लें? बोलो न्यूटन बटा कूलम ले लें तो क्षेत्रफल का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और दूसरा विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक ये भी लिख सकते हैं क्या? ई का हमने क्या लिखा था? वोल्ट प्रति मीटर गुणा में मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, वोल्ट इनटू मीटर, ये भी लिखा जा सकता है। तो क्या हो गया? न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम या वोल्ट मीटर। हम इसका ज्यादा उपयोग कर लेते हैं। अब हम लिख सकते हैं विमीय सूत्र, विमीय सूत्र या डायमेंशन फॉर्मूला। बोलो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ई का डायमेंशन फॉर्मूला डी का, इससे निकाल सकते हैं। बोलो न्यूटन किसका है? फोर्स का, तो फोर्स का क्या हो जाएगा? m1 l1 t-2 मीटर स्क्वायर का l2 और आपका कूलम का t1 और a1 पढ़ रहे भैया। तो बोलो क्या हो जाएगा? m1 l1 2a l3 t-2 एक और हो जाएगा
t-3 और a-1। तो इस तरह की इसका आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए टॉपिक चाहे छोटा हो लेकिन ये आपका इस चैप्टर का बेस है, क्योंकि बार बार हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखना, एक तो इसकी डायरेक्शन, तो सॉरी ये अदिश राशि है, लेकिन जो आपका रिलेशन है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, उसमें ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी डी ए वेक्टर की, ये डायरेक्शन हमेशा तल के लंबवत होगी। ठीक बच्चों, दूसरा चैप्टर शुरू हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर में फिर भी आपका कोई और प्रॉब्लम हो तो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करें। उसके अलावा आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके दोस्तों को और आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।